नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 18वां और अंतिम दिन रहा। संसद के एजेंडे में बहुत सी चर्चाएं और सवाल जवाब होने थे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में कामकाज शुरू नहीं किया गया। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला ने शीतकालीन सत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस सत्र के कामकाज का ब्यौरा देते हुए कहा कि हंगामे की वजह से 18 घंटे 48 मिनट बर्बाद हुए हैं। राज्यसभा में भी कामकाज की शुरुआत होने से पहले ही सभापति वेंकैया नायडू ने कार्यवाही रोक दी। वंदे मातरम के बाद दोनों ही सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। वहीं आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर 2021 को हुई थी। सत्र के दौरान 18 बैठकें की गई, यानी सत्र 18 दिन तक चला। सत्र की शुरुआत में 3 सदस्यों ने 29 और 30 नवंबर को शपथ ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सत्र में 12 सरकारी विधेयक स्थापित किए गए और 9 विधेयक पारित हुए। जो बिल पास किए गए उनमें से कृषि विधेयक को वापसी का विधेयक, निरसन विधेयक, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन विधेयक, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक, निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक शामिल थे। कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए, इसकी जानकारी मैंने आपको दी है। हमने कोशिश की है कि सदन सुचारू रूप से चले। ये सदन चर्चा संवाद का केंद्र बने। यहां पर जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं पूरी हो। इसके लिए मैं समय समय पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता हूं, संवाद करता रहता हूं। जब कभी व्यवधान होता है उस समय भी दल के नेताओं से बुलाकर बातचीत की जाती है। कभी समाधान निकलता है, कभी समाधान नहीं निकलता। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है। मेरी कोशिश रहती है कि महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर आपस में चर्चा हो, संवाद हो। जिन विषयों पर चर्चा संवाद से सहमति निकलती है उसके भी प्रयास करते हैं। लेकिन सहमति नहीं हो तो कम से कम असहमति की बात भी सदन के पटल पर आए, इसके लिए भी मेरा प्रयास रहता है। रिपोर्ट राज्यसभा में रिपोर्ट परसों हुआ था और उससे पहले भी इधर सर्कुलेशन हुआ था। लोकसभा में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है और उसके बाद पारित हुआ है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, चर्चा के लिए समय अलॉट होता है। चर्चा करने का जिम्मेदारी कौन है? आप वेल में आके खड़े होते हैं, चर्चा नहीं करते हैं, ऐसे बोले तो हमारे लोग और कई पार्टीज। बीएससी में इसकी चर्चा हुई है। 16 दिसंबर की बीएससी में इसकी चर्चा हुई है। टाइम अलॉट की 16 दिसंबर इंट्रोड्यूस करके, इंट्रोडक्शन के लिए पहले, इंट्रोडक्शन से पहले 48 आवर्स सर्कुलेशन हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी में भेज, स्टैंडिंग कमेटी में भेज, ऐसा नहीं। एक तो जो बिल आप रेफर करें दैट इज सेंट टू स्टैंडिंग कमेटी, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू सिट इन योर रिस्पेक्टिव सीट्स, if you occupy your respective seats and if you demand, then since it was circulated well in advance, speaker was ready. संसद में लगातार गतिरोध बना रहा। सत्र शुरू होते ही विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर हो हल्ला होता रहा। ऐसे में सरकार ने अपने कुछ बिल पास करवा लिए और विपक्ष इसी कशमकश में उलझा रहा कि कैसे सांसदों का निलंबन रद्द करवाया जाए और इसी
रस्साकसी में आज इस साल के अंतिम दिन सदन स्थगित हो गया और विपक्ष के पास सिवाय हल्ले के कुछ नहीं बचा, जबकि सत्ता पक्ष को जो काम अपने करने थे उसमें वो कामयाब रहा। और अब अगले साल बजट सत्र में ही कोई चर्चा होगी। जिस तैयारी को लेकर विपक्ष बैठा था वो सब धराशायी हो गई और निलंबन पर ही विपक्ष उलझा रहा। तमाम चीज़ें कई बार, जैसे जया बच्चन ने बहुत गतिरोध और पक्ष रखा अपना, लेकिन विपक्ष के सदन से सड़क तक काफ़ी विरोध करने के बाद भी किसी तरह का निलंबन का कोई फैसला उनके पक्ष में नहीं आया और अंततः आज सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए, प्राची अधिकारी बीजेपी से, कंचन कुमारी टीएमसी से और राम लखन मीणा राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। कंचन कुमारी जी, समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। निलंबन से लेकर और तमाम चीज़ों में सब चीज़ें उलझी रहीं और सत्ता पक्ष अपने काम करता रहा, लेकिन जो काम होना था कि जनता को जो उम्मीद होनी है वो जनता की उम्मीद पूरी नहीं हो पाती सदन से। जी जी नमस्कार। मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, सबसे पहली बात तो ये जनता को शुरू से मुद्दा से भटकाते आए हैं और आज ये सदन को भी मुद्दा से भटकाने में कामयाब हो गए। पिछले सत्र और अब के सत्र किसी में भी हमारे प्रधानमंत्री जी एक बार भी आकर के मतलब खड़े नहीं हुए, जो कि जिम्मेदारी है। मंदिर हमारा कहा जाता है, इस मंदिर में उनको आना चाहिए था और जो चीजें हैं उस पर आकर के उनको बोलना चाहिए था। सिर्फ टीवी पर आकर के भाषण दे देने से काम नहीं चलता है। लेकिन इनके साथ क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दा से सबको भटकाने का काम किए हैं और आज जो है सदन में भी भटकाने का काम बहुत बखूबी कर लिए। जो पिछले सत्र में जो जिस चीज का होना चाहिए था कार्यवाही, वो इस सत्र में आकर के इन्होंने किया है, जो कि कहीं से वाजिब नहीं है। ये चीज नहीं होना चाहिए था और वाकई में अगर इस तरीके से सदन चलता रहा तो एक दिन तो खामोशी हो ही जाएगी, क्योंकि इनके हाथ में सारी चीजें रखी हुई हैं, कठपुतली बना करके रखे हैं हर चीज को। जी प्राची अधिकारी जी, देखिए, अगर आप बहुमत में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष को आप माफ नहीं करेंगे, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो आपको भी दिल बड़ा करके उन्हें माफ़ कर देना चाहिए था और गतिरोध को समाप्त करना चाहिए था। ऐसी परंपरा रही है सदन में हमेशा से। ये है कि एक और जहां पहले जैसी मिसाइल के परीक्षण हो रहे हैं, देश नई सफलता के आयाम को छू रहा है, और दूसरी तरफ आप चाहे 4 महीने पहले का किस्सा लगाइए जब 89 करोड़ सदन के बर्बाद हुए थे लोकसभा के। आपको मालूम है कि लोकसभा के पर घंटे का खर्चा कितना होता है? 1.5 करोड़ के करीब का। और ये पंखे और जो ये जहाँ ये कुर्सियां बैठे रहते हैं, जो लाइट चलती है, फ्री में नहीं चलती है, जनता की गाड़ी कमाई है। अगर आप कहते हैं कि आप सांसद हैं, आप पार्लियामेंट में मंदिर में बैठे हुए हैं, लोकसभा यानी कि लोगों के लिए आपने सभा लगानी है उनका प्रतिनिधि बन के, और अगर आप वहां पर इस तरह के कभी श्राप देने लगेंगे, कभी कुछ करने लगेंगे, कभी कुछ करने लगेंगे, तो ये तो न्याय व्यवस्था भी आप तार-तार कर रहे हैं, और जो मर्यादा है, जो देश की संसद की मर्यादा है, उसको भी आप तार-तार कर रहे हैं। पिछले महीने भी आप देखिए इन्होंने क्या करा, आप इस बार देखिए और पिछले महीने भी देखिए ना। इनके अधीर रंजन चौधरी हैं, कितने लोग हैं, बोलने नहीं देते किसी को, हंगामा करने लग जाते हैं। एक यूनाइटेड मॉब टाइप का अंदर खड़ा करते हैं, जैसे बाहर भी इनका मॉब लिंचिंग को सपोर्ट रहता है और अंदर भी इनका एक मॉब लिंच करती है लोगों पे,
हल्ला मचाने लग जाती है। अगर आप सब भी लोग हैं, आप एक के बाद अपनी एक बात करें, सुने, और अगर आपको कोई बात अगर नहीं पसंद आ रही है, अगर आप समयार्थी प्रार्थी नहीं हो रहे हैं, तो उसको भी ढंग से कहा जा सकता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप राज्यसभा में करते हैं 1.25 करोड़ का नुकसान, यहाँ करते हैं लोकसभा में करते हैं 1.5 करोड़ का नुकसान, पिछले बार भी इन्होंने 89 करोड़ का नुकसान करा था। मतलब आप ये देखिए कि देश को एक और तो प्रधानमंत्री कहां से कहां ले जाना चाह रहे हैं। ये कहेंगे कि वो तो लोकसभा से गायब हैं, वो तो वहां नहीं आए। अरे भाई, क्या उनका और कुछ काम नहीं है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो ऐसा नहीं है कि आप एक एक बात कहेंगे और आपकी एक एक टीका टिप्पणी में वो हर वक्त वहां मौजूद रहेंगे। उनका काम देश चलाना है, और उनके वो औरों की तरह नहीं है कि हाई कमान और किसी के आदेश पर चले, या उनके जो मंत्री हैं वो आदेश पे चलते हो। जैसे हम हर किसी की अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, हर व्यक्ति उस पार्टी में अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, किसी पे कोई दबाव नहीं होता। अगर कोई गलत करता है तो उसको फटकार भी लगती है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या चलता है, एक का हाईकमान चलता है, एक की कहीं और की गुलामी चलती है। इस प्रकार की प्रथा हमारे भारत की नहीं रही है। हर किसी का अपना डिपार्टमेंट है और वो व्यक्ति उसको समझे और उसको चलाए। अब लोग जो देख रहे हैं, ये पूरी जगह टेलीकास्ट होता है, पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होता है। 175 देश लगभग इसको देखते हैं। आप बताइए उन देश तक ये क्या मैसेज जाएगा? ये है कि अभी हंगामा ही करते हैं, वॉकआउट ही करते हैं। कल को इनका तो वो हाल भी देखा है लोगों ने कि एक दूसरे पर कुर्सियां छोड़ी हैं इन्होंने। तो ये गुलामी वाली प्रथा हमारी नहीं रही है। देश में लोकतंत्र कायम करना है तो हर किसी को एक दूसरे की बात समझनी होगी, सुननी होगी। आवाज उठाई जाती है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को वक्त नहीं आता है जवाब देने के लिए। नहीं देखिए, बीच में आप बहुत लंबा टाइम ले रही है ना, तो अभी बिना आपकी बात बोलने के लिए आप बोल रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं है। कंचन जी, गुलाम किसी भी प्रधानमंत्री को देश के जनता का गुलाम होना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा सदन में आकर के। अगर वो जवाब सदन में आकर के दे दे तो विपक्ष हंगामा नहीं करेगा। देखिए, मैं तो सदन में आने से क्यों अपना मुंह छुपा रहे हैं? हर चीज में मुंह छुपाने से काम नहीं चलता है। कंचन कुमारी जी, प्राची अधिकारी जी, कंचन जी, प्राची जी, लेकिन प्राची जी, लेकिन आपने कहा कि उनको वो गतिरोध पैदा कर रहे हैं, क्या विपक्ष को सुना नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सुनना जाना चाहिए और सुनना भी चाहिए। कोई ऐसा अगर कोई करता है वो सब गलत है। एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि मुझे इनकी बात पसंद आए या इनको मेरी आए, लेकिन उसका एक माहौल, जैसे देखिए जनता पे क्या ये जा रहा है, मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है। ये आज से नहीं है, आज की बात नहीं है, आप आज ही को मत लीजिए। आप ये देखिए कि कितने बार ऐसा हुआ है कि जब देश के आंतरिक सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दे हो, या एक और तो हम चारों ओर से दुश्मनों से घिरे हुए हैं और घर के अंदर भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। कभी कुछ को ये नहीं देखा जाता कि क्या बिल्स आने वाले हैं या ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास प्राची जी। राम लखन जी, देखिए, परंपराएं बदलती रहीं, स्वस्थ होती रहीं, गठबंधन की सरकारें रहीं, तमाम सरकारों के अपने अपने मत होते थे, लेकिन बहुमत की सरकारें विपक्ष को न सुने, ये भी तो स्वस्थ परंपरा नहीं है। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, हम चलेंगे रामलखन मीणा के पास। रामलखन जी, अगर सत्ता पक्ष बहुमत में है तो क्या विपक्ष को नहीं सुना जाएगा? नहीं, बिल्कुल आपका एकदम सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और बेसिकली देखिए, ये जो दोनों ही राजनीतिक दल है ना, ये अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं। सत्ता में जो जिम्मेदारी जो सत्ता पक्ष की होती है, संसद को चलाने की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष की होती है। पर आपने देखा कि एक प्रवक्ता बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का संसद में उपस्थित रहना जरूरी नहीं है, उनके और भी बहुत सारे काम हैं। आप ही बताइए, संसद के जो सत्र है वो साल में 2-3 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री संसद में आकर के समय नहीं दे सकते तो फिर संसद की उपयोगिता क्या रह जाएगी? जी, बेसिकली देखिए, ये
सब जो हो रहा है ना, ये लोकतंत्र का उपहास है, ये संसद का उपहास है। और ये अपने छोटे छोटे जो इश्यूज है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और मैं तो मानता हूं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी विपक्ष से ज्यादा है सदन को चलाने की। पर अगर आप देखा जाए तो जब भी संसद का सत्र आरंभ होता है, आरंभ होने से पहले कोई न कोई ऐसे विवादित इशू सत्ता पक्ष की तरफ से लाए जाते रहे हैं, ताकि विपक्ष उनके ऊपर बोले या बोलना चाहे तो उनको बोलने नहीं दिया जाए और उनको सदन से निलंबित कर दो। ये जो छोटी छोटी जो चीजें, ये शोभा नहीं देती है, ये संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा नहीं है। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो संसद है, ये आम आदमी के टैक्स पेयर के पैसे से चलती है। 1 मिनट का खर्चा लगभग 2.5 लाख के आसपास आता है। तो आप देखिए, इनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये बेसिकली एक दूसरे से लड़ने का जो नाटक करते रहते हैं ना, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है दोनों ही पार्टियों का। मैं तो ये कह सकता हूँ। कंचन कुमारी जी, देखिए, सब पूरा जब से लोकतंत्र है तब से ये कहा जाता है, हर एक बड़े नेता ने ये कहा, हर एक कद्दावर जो जनाधार वाला नेता है उसने ये कहा, कई लोगों ने ये कहा कि सदन को चलाना सबकी प्राथमिकता है और लोकतंत्र का हिस्सा, जो सबसे बड़ा हिस्सा है, वो चर्चा है। अगर ये चर्चा नहीं हो पाएगी तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, क्या बीजेपी की सरकार जो आई हुई है, क्या इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी या जो भी सरकार है, क्या बीजेपी ने हंगामा नहीं किया? विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों से जवाब लेना। लेकिन अभी जो हमारी प्रवक्ता है प्राची जी ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना टाइम नहीं है कि वो आकर के हर 2-2 मिनट पे आकर के सदन में बैठे। तो आप इससे इनकी लापरवाही समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये देश चला रहे हैं। इनका डर है, ये इस तरीके का बस जो ये कार्य कर रहे हैं, ये सब इनका डर है। किसी के घर ईडी भेज रहे हैं, किसी के घर सीबीआई भेज रहे हैं। ये इनका डर बोल रहा है कि आगे इनको जनता किस तरीके से जवाब देने वाली है। तो इस वजह से ये कुछ नहीं इनको समझ में आ रहा है। तो सदन में बैठे हुए लोगों को प्लस जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको इस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनका डर है। और जाहिर सी बात है कि आपको विपक्ष में आना चाहिए। अगर विपक्ष हंगामा कर रहा है तो सदन में आकर के आप अपने जवाब दीजिए। आप टीवी पर आकर के जो माफी मांगे हैं, जो मीडिया पे आकर के आप माफी मांगे, वही आप सदन में जाकर के माफी मांगे। जब सारे बिल सदन से पारित होते हैं, सदन होकर के हमारे जनता के बीच में आता है, तो आप सदन से क्यों मुंह चुरा रहे हैं? क्या आपको डर है? आखिर विपक्ष का सामना नहीं करना चाहते हैं आप तो या तो। और उसका जवाब ये दिया जा रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इतना उनके पास वक्त नहीं है कि वो हर बात पे बुलावे पर वहां पहुंच जाएं। आप इसी से समझ लीजिए कि कितनी बड़ी लापरवाही और किस तरीके की मतलब बयानबाजी है। इस पर क्या कहा जाए? जी प्राची जी, देखिए, सबसे पहली बात, हमारे तुम्हारे प्रधानमंत्री नहीं होता, देश के प्रतिनिधि हैं और वो हमारे देश के बहुमत से चुने हुए, बहुमत से कई अधिक चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। और ये जो अपमान है, जो ये महिला बोल रही है, ये इन्हीं का अपमान नहीं, प्रधानमंत्री का। ये जो समूचे लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, जनता गौर से देखे और सुने। जब आप वोट अपना कास्ट करते हैं तो आप कैसे लोगों को कास्ट करते हैं ये देख लीजिएगा। जो एक आध सीट इन लोगों को जाती भी है, जहां पर ये लाठी के बल पे भी ले लेते हैं। और ये बंगाल का हाल आपने देखा ही है। दूसरी बात, मेरे शर्मिंदा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है प्राची जी। नहीं वोट को शर्मिंदा तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं। और पद की गरिमा को अगर उनको इतनी चिंता नहीं हो गरिमा की ना, तो हम आना जाते हर जगह चुनाव होता है और पहुंच जाते हैं बातों लेने के लिए। कंचन जी, आपकी बात सुनी जा रही थी, हमने समय दीजिए जी। देखिए, ऐसा है, जब हमारे प्रधानमंत्री मतलब हमारे सबके प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरी चीज ये, जब उन पे हम कटाक्ष करते हैं तो हम सब पे कटाक्ष करते हैं जिन जनता ने उन्हें वोट दिया होता है, उनका भी अपमान होता है। और इस देश की जनता का जो अपमान क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कंचन जी, ऐसे तो मैंने आज तक कभी कहीं डिबेट नहीं करी है इस तरह की। ये चर्चा कोई फिल्मी चर्चा नहीं है। मुद्दे की बात करिए। आप कहाँ चली जा रही है कि प्रधानमंत्री को वोट दिया है सबने? ऐसे डिबेट में मुद्दे पे बात करिए। देखिए, इस तरह से मुद्दों पे ही बात कर रही हूँ। आप सुन रही है मुझे? करिए ना, मुद्दे पे बात नहीं है ना। मैं आपको बात कर रही हूँ, बंगाल लाठी पे वोट लिया गया, आप वोट की बात कर रही है, मैं सदन की बात कर रही हूँ। चलिए कंचन जी सुन लीजिए उनको।
बोलिए, डाउन करिए। हाँ। इस प्रकार से चर्चा नहीं होती है। हाँ बोलिए बोलिए आप। देखिए ऐसा है, जब हमारे प्रधानमंत्री मतलब पूरे समूचे भारत के प्रधानमंत्री, और जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, लेकिन जिन्होंने वोट दिया है और जिनका बाद में विश्वास बना, ये उन सबका अपमान है। दूसरी बात, मेरा मतलब कहने का ये था, जो कि दोनों व्यक्तियों ने गलत लिया, वो ये था कि जैसे राहुल गांधी हो या अन्य नेता हो, वो हर बात के लिए कहते हैं प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, प्रधांत्री आए। वो छोटे आरोप लगा देंगे, वो हर चीज एक मुद्दे करते हैं। अब आपके संग कंचन जी, अब देखिए प्राची जी, आपके संग यही परेशानी है, आपके सामने पूरी दुनिया गलत है। दूसरे नहीं, देखिए दूसरी चीज, जनता तो नहीं कह रही है ना, जनता का वोट ये कहाँ से आई, जनता के लोग हैं। ये नहीं बोल रही है कि सदन में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आ रहे, इस पे जवाब नहीं देना है। पूरी जनता राहुल गांधी इस देश के खिलाफ कर रहे हैं, और कौन उनके साथ यहाँ पर एक भी बात इन्होंने मुद्दे पे नहीं करी है। एक भी बात बंगाल सुन लीजिए, कंचन जी फिर जवाब ले लेंगे। कितने घुसपैठिए भारत में है, और कौन उनका साथ दे रहा है, जो 2002 में कहती थी महिला कि घुसपैठियों को निकालना चाहिए। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे प्राची अधिकारी के पास। प्राची जी, देखिए आप कह रही थी कि दोनों व्यक्ति एक साथ बोल रहे थे, वो तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी हैं। अगर कोई सवाल आपसे कहा जाएगा तो प्रत्युत्तर ये थोड़ी होगा कि पूरे लोग सब आपके खिलाफ हैं, और अगर आप बहुमत में हैं तो आपको विनम्रता तो रखनी होगी। देखिए, मैंने ये कहा कि समझने में भूल हुई, जो मैंने बोला उसका गलत तात्पर्य लगाया गया। जब मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री हर छोटी चीज के लिए नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं था, कदापि नहीं था कि कोई इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए ना आए, लेकिन जिस प्रकार से उनसे अपेक्षा रखी जाती है, जैसे राहुल गांधी विगत वर्षों में हर छोटी छोटी बात लेकर आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री आए, जवाब दे देखिए, उन्होंने जब फैसला लिया था, बिल पारित हुए थे, वहीं संसद में ही पारित हुए थे, लेकिन जब माफी मांगनी है तो वो देश की जो किसान है उनसे मांग रहे हैं, ना कि वो संसद के जो लोग हैं उनसे मांग रहे हैं। क्योंकि कई लोग इसके जो साइलेंट मेजॉरिटी किसान था, वो किसके साथ है ये सब जानते हैं। मैं भी एक किसान परिवार से आती हूँ, उसका क्या फायदा है अगर एक अनाज कहीं बिक रहा है और उसको मैं दूसरी जगह भी बेच सकती हूँ, तो ये किसका फायदा और किसका नुकसान था। देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए कई फैसले लिए जाते हैं, उस आधार पे भी कई फैसले लिए गए हैं, लेकिन अपेक्षा ये रखी जाए कि वो अपना सारा काम धाम छोड़कर जो बाहर के काम है, शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं। इस वक्त भारत एक बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। आप देखिए बॉर्डर पार क्या हो रहा है कि रोज अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। भारत बहुत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है इस समय। आप देखिए, अगर इस प्रकार से करेंगे, ये बीच बीच में टोकेंगे, एक तो उनकी दो आवाज आ रही है, यहाँ से और यहाँ से, दोनों से। ये तो आपको इको हो रहा है, आपको विपक्ष का इको हो रहा है। माइक सही करिए। देखिए, ऐसा है अगर कोई भी बातचीत होती है, उसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। अगर आप वहां से चीखा चिल्लाएंगे और सभ्यता से बात नहीं करेंगे और हर चीज में अपनी अपेक्षाओं को आकाश में रखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको धरातल में भी सोचना चाहिए। अगर आपको जवाब देने के लिए वहां व्यक्ति हैं, जो संबंधित व्यक्ति हैं, वो बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बात करिए। आपको जो भी पूछना है, करना है, कहना है, वो सभ्यता से भी करा जाता है। ये थोड़ी ना आप बैल में आके पेपर फेंकिए, आप अनर्गल आरोप लगा दीजिए, वॉकआउट कर दीजिए। अब पिछली बार आपने देखा होगा, राहुल गांधी उठ के चले गए, मतलब सारे लोगों को ले गए, दूसरा व्यक्ति जवाब दे रहा है उसके बावजूद भी। तो ऐसे नहीं चलता है। अगर आप हर बात आपके मुताबिक नहीं होगी, आप और बिल भी तो लाइए। आप क्या अपने एरिया के लिए क्या काम कर रहे हैं? जो वहां पर जितने भी सांसद हैं, वो उनकी सांसद निधि होती है, राशि होती है, कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको? अगर आपको चुना है, उस क्षेत्र की जनता ने चुना है, आप बड़े व्यापक तौर पे मत देखिए, आप छोटे तौर पे देख लीजिए। आपको अगर जनता ने उस एरिया की चुना है, किसी भी एरिया के, तो आप किसका क्या कर रहे हैं वहां पर आके? केवल चीखने चिल्लाने के लिए हैं। अगर मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग विपक्ष काम नहीं कर रहा है, पक्ष काम नहीं कर रहा है, तो आप वहां पर अपने क्षेत्र के लिए आवाज तो उठाइए। आप वहां के लिए आवाज उठा रहे हैं। ठीक है कंचन कुमारी जी, आरोप लगा रहे हैं। कंचन कुमारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक बार रामलखन जी जरा सांसद निधि के बारे में बता दीजिए। अभी तो कोरोना के बाद से सांसद निधि का क्या हाल है, जरा बता दीजिए इनको। कटौती के बाद भी बचता है पैसा, ऐसा नहीं है कि नहीं।
मैं आपके सामने विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। जो सत्ता पक्ष का जो घमंड है वो इनके प्रवक्ताओं में भी आ गया है। मैंने एक शब्द भी किसी के बारे में नहीं बोला, मैंने एक तटस्थ अपनी टिप्पणी रखी जो संसद की और लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप। इनकी भाषा आप देख सकते हैं कैसे बोल रहे हैं ये प्रवक्ता लोग। और आप देखिए जो संसद में जो सांसद निधि की जो बात हम कर रहे हैं, ये सांसद निधि को तो इन्होंने बहुत पहले बंद कर दिया था, अब चालू किया है, अभी तो वो अकाउंट्स में शायद आए भी नहीं है। पर जितना दुरुपयोग सांसद निधि का इस सत्ता ने आने के बाद किया है 2014 के बाद, आप देखिए 14 में इन्होंने क्या नारा दिया, गांव को गोद लेने का। वो गांव के जो गोद लिए हुए गांव है वो आज तक जो है अपने पैरों पे नहीं चल पाए। वो शायद एक दूध मुँहे बच्चे की तरह शायद उन्हीं स्थितियों में पड़े हुए हैं जैसे दूध मुँहा बच्चा दूसरे के हाथ में सांसद भी नहीं पहुंच पाए कई गाँव में, रामलखन जी। फिर दूसरा देखिए इन्होंने जो विकास की जो गति है उसको बिल्कुल पूरा मंद कर दिया। अभी जो प्राची जी जो बात कह रही थी कि पूरे चारों तरफ देश में जो है वो दुश्मनों ने घेरा हुआ है। जब नोटबंदी लेकर के आए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इससे हम आतंकवाद खत्म करेंगे। जब आतंकवाद खत्म हो गया तो फिर देश को अंदर बाहर से खतरा भी खत्म हो जाना चाहिए। ये बेसिकली देखिए इनके पास कहने को कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है घमंड में जी रहे हैं। और इनका जो घमंड है वो देखिए घमंड किसी का नहीं चलता, ना रावण का चला ना कंस का चला। और ये जो घमंड है ये जब बहुत जल्दी जनता इनका दूर कर देगी। मैं तो सिर्फ विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा, देखिए संसद की गरिमा को रखने के लिए पक्ष और विपक्ष, पक्ष और प्रतिपक्ष, सत्ता और विपक्ष, इन सबको साथ रह करके लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। बाकी जो सत्ता पक्ष है उसका जो आईना है वो इनके प्रवक्ता अपने आप बता रहे हैं और देश की जनता इसको बखूबी देख रही है कि इनके प्रवक्ताओं में जो अहंकार है वही सत्ता पक्ष का अहंकार है। बिल्कुल। ऐसे में आप अगर देखेंगे तो संसद की जो परंपराओं में जो गिरावट आई है उसके लिए विपक्ष से ज्यादा जो है सत्ता पक्ष जिम्मेदार रहा है। मैं इस सत्ता पक्ष की बात नहीं कह रहा। जब कांग्रेस का जो शासन था तो उन्होंने भी कई चीजें ऐसी की जो संसद से बाहर, संसद की जैसे ही सदन की कार्रवाई खत्म होती थी तो वो एक बिल लेकर के आते थे या उससे पहले बिल लेके आते थे। ऐसा ये भी कर रहे थे। देखिए मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि एक तटस्थ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मेरा किसी पक्ष पे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आप मिल बैठकर छोटे बड़े भाइयों के नाते, छोटा भाई जो विपक्ष है, बड़ा भाई जो है सत्ता पक्ष है, ये सब मिलकर के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है इसको आगे बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा होगा, देश के हित में होगा और इस देश में पूरी दुनिया का जो है सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है उसकी गरिमा बनी रहेगी, संसद की गरिमा बनी रहेगी। बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए प्राची जी, बिल्कुल आप कह लीजिए, बिल्कुल आप जी। देखिए ऐसा है, आप कह रहे हैं कि ये विश्लेषण दे रहे हैं। मैं भी कई चीजों में विश्लेषण देती हूँ, मैं सामाजिक कार्य करता भी रही हूँ। तो मैं जो ये अपना ये जो वीडियो है इसको दोबारा सुनिएगा और देखिएगा कि आप पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं या आप राजनीतिक विश्लेषण करने आए हैं। आपने जिस तरह से मुझ पे आरोप लगा दिए, आपने मेरे स्वाभिमान को, आपने मेरा घमंड और अहंकार सिद्ध कर दिया। ये देखने का नजरिया होता है अपना अपना, जो जिसके खुद के सोचने में अगर त्रुटि होती है तो उसको ऐसा लगता है कि सब अहंकार में है। किसी का स्वाभिमान भी होता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। तो किसी के कॉन्फिडेंस को ये समझ लेना कि अहंकार है। क्योंकि मैं एक महिला हूं और मैं आवाज ऊंची करके बात कर रही तो आपको शायद ये पसंद नहीं आ रहा होगा और आपका जहां झुकाव है वहां की आपको बातें सारी पसंद आ रही होंगी। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि लोगों को एक दूसरे की बातें नहीं सुननी चाहिए, लोगों को बातें सुननी चाहिए। जैसे मैं आपको धैर्य पूर्वक सुन रही हूँ और अब जवाब दे रही हूँ, तो ऐसे ही जब हम पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो वहां पर भी एक व्यक्ति बोले। चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम प्राची अधिकारी के पास चलेंगे। प्राची रामलखन मीणा जी आपके पास आएंगे, एक बार प्राची अधिकारी को सुन लेते हैं जी। देखिए एक और जहां
प्रधानमंत्री अपने कार्य करने में लगे हैं, वैज्ञानिक हो या श्रमिक हो, उनको सम्मान देने में लगे हुए हैं, उनका हक दिलाने में लगे हुए हैं। आपको ये भी बताना चाहती हूँ, अभी समुद्रयान पे काम चल रहा है जिससे चीन और अमेरिका जो है उनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं। इस प्रकार के नए आयाम पे ये भारत जा रहा है। और यहाँ बात केवल इतनी है कि अहंकार की स्थिति ये है, अहंकार की स्थिति ये है कि एक बात कहना चाहता है तो एक सुनना नहीं चाह रहा है और डिस्टर्ब करना चाह रहा है, और छोटी छोटी बातों को इश्यू बना के, जो बड़े इश्यू हैं जिसमें बात करनी चाहिए, आप बोलिए ना ये बिल नहीं हुआ, ये बिल हुआ, आप प्राची जी देखिए, 3 बातें मुझे समझ में नहीं आई है आपकी। एक तरफ आपने कहा कि भारत नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, दूसरे आपने कहा कि आपके स्वाभिमान को आहत किया जा रहा है। अगर नाजुक स्थिति से गुजर रहा है तो फिर आपका स्वाभिमान रहा कहाँ, और जब स्वाभिमान होगा नहीं तो आहत किया कैसे जाएगा। फिर आपने कहा भारत आगे बढ़ रहा है। अब तीनों में से सही किस चीज़ को माने, पहले आप ये बता दीजिए। रामलखन जी बाद में आऊँगा आपके पास। पहले अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भी किसी पक्ष से हूँ, लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा आपसे। ये स्वाभिमान मैंने व्यक्तिगत तौर पे कहा, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे स्वाभिमान को, मेरे प्राइड को, ये मेरा अहंकार, ये मेरा प्राउड ना समझे, वो वाली बात थी। दूसरी बात ये कि देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है कि हमको अंदर बाहर से ज्यादा थोड़ा सा टाइम हमें भी दें जी। चला रहे हैं, आपके पास आ रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए थोड़ा। नेता विपक्ष ऐसे कुछ हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर कोई कुकर बॉम्ब वाला निकल जाए तो उसके धर्म के नाम पे उसके लिए साथ खड़े हो जाते हैं, उसके लिए वकील। कपिल सिब्बल किसके लिए वकालत करते रहे। आज राम मंदिर बन रहा है तो पूरी जिंदगी उन्होंने क्या करा। इस प्रकार की जो बातें हैं, मेरा मुंह ना खुलवाइए तो अच्छा होगा। ठीक है, अब मैं आऊंगा कंचन कुमारी जी। रामलखन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रख लीजिए। मैं व्यक्तिगत आरोपों में विश्वास नहीं रखता। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए संसद को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आप देखिए अभी 2 दिन पहले सत्ता पक्ष ने एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में क्या, विपक्ष की मीटिंग बुलाई, और विपक्ष के सिर्फ 4 दलों को बुला करके विपक्ष को तोड़ने के लिए, ताकि ये आ जाए तो वो इनके साथ ना आए और वो आ जाए तो वो नहीं आए। अब ऐसे में जो टूटा हुआ जो विपक्ष है, विपक्ष को जो बांटा हुआ विभाजित जो विपक्ष है, वो एक मीटिंग, ऐसी मीटिंग में कैसे आ सकता है जिसका सरोकार संसद की कार्रवाई से हो। तो देखिए ये जो पूरी की पूरी बात है, ये मनसा पे डिपेंड करता है, मनसा पे निर्भर करता है कि आपके मन में क्या है। बिल्कुल, संसद की कार्रवाई को चलाने की मंशा इनकी बिल्कुल ही नहीं है। संसद की जो कार्यप्रणाली है उसमें इनका विश्वास नहीं है। इनका विश्वास कहीं और है। इनका विश्वास है वो एक दूसरे को लड़ाने में है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में है। आप बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलिए मैं एक प्रवक्ता के नाते, राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता के नाते, संसद की में जो सत्ता पक्ष है उसके नाते, आप युवाओं को जो 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, वो नौकरियां कहाँ हैं? चलिए मैं आऊंगा रामलखन जी आऊंगा। के फायदे गिनाए गए थे, वो फायदे कहाँ हैं? रामलखन जी कंचन जी बोलिए। कंचन जी आपकी बारी है। देखिए सबसे पहली बात तो जो हम लोग डिबेट में बैठते हैं तो व्यक्तिगत की कहीं कोई बात ही नहीं आती है। जो अहंकार की बात प्रधानमंत्री हैं, उनका आपने देखा कि किस तरीके से 700 किसान की जान ले ली। कोरोना काल में किस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा है। हम उस अहंकार की बात करते हैं, और अहंकार इस कदर उनका कि वो सदन में ना आने का कसम खा करके बैठे हुए कि मैं नहीं आऊंगा। और इस वजह से विपक्ष का वो एक चेहरा दिखाना चाह रहे हैं कि ये विपक्ष है और ये गलत काम कर रही है। इसके अलावा क्योंकि वो हर काम में, अभी हमारे पास सदन में ये चीज सुनने को आया है, कहा गया है कि कोई भी कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। इसी तरीके से प्राची जी बैठ करके यहाँ बैठ करके जो गुणगान कर रही है अपने, तो हम गुणगान करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यों का। जो कार्य खराब होगा उसका काम है कि विपक्ष उस पर आवाज उठाएगी, और आवाज को इस तरीके से दबाना, कुचलना कि निलंबन हो जाने के बाद आप उसको किसी ने किसी का मर्डर तो नहीं कर दिया है क्या? टेनी जी से बढ़ करके वहां पर विपक्ष ने हंगामा किया है। टेनी जी के बेटे ने तो गाड़ी चढ़ा दिया। इससे बढ़कर के अहंकार कोई दिखाएगा और उसके बगल में आप बैठा करके भाषण देते हैं। तो ये सारी चीजों पे ध्यान दीजिए प्राची जी। अपना ये मत दिखाइए कि देश जो है बहुत बड़ा उसमें अभी मुश्किल में है। मुश्किल में होगा तो देश का विपक्ष क्या, पक्ष विपक्ष सभी मिलकर के लड़ लेंगे। जो देश में अभी
अब अंदरूनी कलह मची हुई है, इसको शांत कराने का जो है उपाय प्रधानमंत्री जी करें और सदन में वो गोवा, बांग्लादेश, बंगाल सब जगह घूम आएंगे, लेकिन वहां नहीं जाएंगे, सदन में नहीं जाएंगे। आपने इस पर एक बार भी जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं जा रहे हैं, उस पर जवाब आपको नहीं देना। बाद बाकी आपने व्यक्तिगत भी ले लिया कि आपको अहंकारी कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है, खैर मैंने तो नहीं कहा, लेकिन ये चीजें हैं, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा और मुद्दे पर बात करके बताइए कि आखिर क्यों नहीं आ रहे हैं और अहंकार क्यों नहीं। अगर अहंकार ना होता तो आज वो माफी नहीं मांगते। वो किसानों की जो 700 किसानों की जान गई है वो जानना चाहती, इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारियों से आप भाग रहे हैं, जनता को मुद्दा से भटका रहे हैं। इसी तरीके से आप सदन में जो कार्रवाई हो रही, जो कार्य हो रहा है, उसको भी आप लोगों के सामने गलत तरीके से पेश करवा रहे हैं। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चलेंगे कंचन कुमारी जी के पास। कंचन जी देखिए, तो मैं अपनी बात को कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहली बात तो है कि जो अहंकार वाली बात रखी गई है, आज जो निलंबन जो हुआ है जिनका, जो सदन की कार्रवाई को रोका जाता है हर बार हर चीजों को, मुझे तो नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई गुनाह या इतना बड़ा कोई ऐसा चीज हुआ है जिसको लेकर के सत्ता इतना डर गई कि निलंबन को वापस, मतलब उन लोगों को वापस सदन में नहीं जाने दिया गया। टेनी जी से बढ़कर के गुनाह तो नहीं किया है, कोरोना में जो इतने लोग मरे हैं उससे बढ़कर के गुनाह तो नहीं हुआ है, सीएनआरसी जब लाया गया था उसमें देश के अंदर जो दंगा हुआ है, जो कलह मची है, उससे बढ़कर के गुनाह तो नहीं हुआ है। कितने गुनाह छुपाएंगे आप, कितने गुनाह? इस तरीके से लिपापोती कर करके लोगों को डरा करके कि हमारा देश जो है वो क्या कहा गया था अभी, हमारा देश जो है वो घिरा हुआ है दुश्मनों से। इस तरीके कितना डराओगे आप, कितना आप हिंदू मुस्लिम करोगे, कितना आप लोगों को डराओगे? बस करिए, हो गया, डराना बंद करिए। अब जागरूक जनता है और जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम नहीं होता है। जो मुद्दे की बात है, सदन पे प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ेगा, सबके प्रधानमंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि क्यों, आखिर क्यों। अब जो माफी उन्होंने वहां से मांगे वो माफी वो वहां से मांगे, और उनको किसानों से ही नहीं, देश की सारी जनता से माफी मांगनी चाहिए जितने गुनाह उन्होंने किए। जी प्राची जी, पहली बात तो ये, ब्रेक में जाने से पहले इनका आरोप था प्रधानमंत्री भ्रमण के लिए जाते हैं, इन्हें यही नहीं पता प्रधानमंत्री कार्य के लिए जाते हैं, वो कोई अपने पर्सनल उससे नहीं जाते हैं, वो देश के साथ गठबंधन, नई नीतियों पे बात करने, पॉलिसीज पे बात करने, और उसके लिए जाते हैं। उसका नतीजा हमने देखा भी है कि कई देशों के साथ हमारी विदेश नीति क्या रही है, और जब सुषमा स्वराज जी, आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जिंदा थी, तो कैसे लोगों को रेस्क्यू करा गया सीरिया वगैरह से, और भारत के ही नहीं अन्य भी। और दूसरी बात, चिकन नेक काटने वाले लोगों के साथ विपक्ष के लोग खड़े रहते हैं, देश के टुकड़ों करने वालों के साथ, देश ये जो दंगे हुए बोल रहे हैं, इनके साथ कौन खड़ा था, इनका कौन समर्थन में था? और ये जो किसान आंदोलन हो रहा था, इसमें जो बलात्कार हत्या हुई उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो हाथ काट दिया गया, उस व्यक्ति को बुला के लाया गया नशे का लालच देकर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वहां जो लड़की बंगाल से बुलाई गई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसके बारे में बात नहीं होगा। जो सिलेक्टिव होता है ना, जो इनके मनपसंद होगा, उन्हीं विषयों पे बात होगी। जनता को माफी नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश पंचायत में महिला का चीरहरण हुआ था प्राची जी, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में महिला का चीरहरण हुआ था, और भाजपा के वालों के जो नेता किया गया है, भाजपा के नेता को किया गया है, आतंकवादी खड़ा होता है तो उसके लिए जो नेता विपक्ष है वो वकील रखने लग जाते हैं, सालों तक उनके मुकदमे लटकाए जाते हैं, उनको बेचारा बच्चा बोला जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि लड़के लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खान के टाइम पे लड़कियां वहां पर लड़के रहती थी, उनकी भैंस ढूंढने के लिए पुलिस को रखा जाता था। जिन लोगों ने राम मंदिर कभी बनने नहीं दिया, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करते हैं, हमारे लिए देश की जनता सब बराबर है, लेकिन बात तब होती है जब आप हिंदुओं को बिल्कुल नकार दें। जिस देश में चिन्हित करके मारा जाता है, सीए के दंगे होते हैं, उसमें हिंदुओं की दुकानों पर बिजनेस, कभी आपने चंदा दिया 1 रुपया भी? आपने व्यक्तिगत तौर पे, जब मैं नहीं भी थी संस्था से जुड़ी हुई, पार्टी से जुड़ी हुई, तभी भी हमने चंदा दिया था, और हमने इसलिए दिया था जो जिन लोगों की दुकानें जलाई गई हैं उनके लिए किसने काम करा? कपिल मिश्रा ने काम करा। आपने काम करा उनके लिए? क्या काम करा? आप कभी गई हैं उन पीड़ितों के पास जिनकी 55 लाख के बिजनेस जलाए गए हैं? पत्रकारों के साथ क्या हुआ? कितनी रिपोर्टर्स के साथ
धक्का मुक्की हुई, लड़कियों के जैकेट खींच लिए गए। मैं ऐसे मीडिया हाउसेस को जानती हूँ जिनकी वहां पत्रकार युवतियां गई और उनसे पूछिए, वो तो किसी पार्टी और जनता पार्टी की नहीं है, उनके साथ क्या हुआ खुलेआम हुआ है। आप चले जाती, आप में इतनी हिम्मत थी, तब आपको पता चलता आपके साथ क्या हो रहा है। ये जरा आप जब बात कर रही है ना एक महिला होने के नाते, थोड़ी सभ्यता ये रखिए कि उस किसान आंदोलन की बात जो आप कर रही है वहां कौन कौन लोग थे, आपको पता है कितने उन किसानों को। सबसे पहली बात तो महिला होने का अपना लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि महिला बैठी हुई है, वो कोई बात है, बात नहीं कर सकते। महिला होने के नाते लोग होते हैं, महिला होने के नाते विपक्ष में बैठेंगे या तो बात में मुद्दे हैं या वो उनको बचाना, उनके लिए शील्ड बनना, लोगों को ठग करके। और ये यहाँ पर बैठकर केवल आवाज लगाना, कोई साझी बात नहीं कर सकती। आप चाहे बनी हुई है कि पूरा देश देख रहा है, पूरा सभी लोग खड़े हो जाते हैं टेररिस्ट के साथ, सभी लोग के साथ बोलते हैं तो उनके साथ सभी उनको कोई बचा के दिया जाता है। और इनका तो पूरा एक गैंग बना हुआ था कि कैसे कैसे हिंदू आतंकवाद इनके लोग ये कहना चाहते थे कि प्राची जी आतंकवादियों के संग कोई खड़ा है तो गिरफ्तार कर लीजिए, उसको कानून नहीं है क्या? अगर इतने आतंकवादी देश में भरे पड़े हुए तो भारत देश बचा कैसे है? हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है। सारा विपक्ष अगर आतंकवादी है, इतने आतंकवादी तो भारत देश बचा कैसे हुआ है? मोदी जी लोग बैठे थे कि बच्चे वालों सारे जन इसको जितने आतंकवादी बैठा हम क्यों नहीं करते? जब आतंकवाद नतीजे क्या है? आतंकवादियों से आप तुलना करते हो, विपक्ष आप बोलिए, आप बोलिए, खूब बोलिए, क्योंकि माली का काम क्या है चाहती? आप लोगों का काम है हम लोग इस तरीके से आपके पास आतंकवादी पोजीशन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप हिंदुओं को आप मुद्दे की जानकारी है के साथ मुसलमान क्या है, हिंदुओं का क्या नुकसान करा है, नुकसान करा है, वही लाख करोड़ की संपत्ति जलाई गई है, तो है नहीं। अगर आप इस देश की नागरिक है, पार्टी आपके लिए पहले कि आप इस देश की नागरिक है, उस पहले नहीं कर सकती है उस आदमी के बाद नहीं करती है। उसके मीडिया से नहीं सीएमसी के वाले का 7,000 लड़कियां ऑफिशियल आंकड़े हैं बलात्कार के समाज में लिया जाता था और रात को उठा के लिया जाता है, क्या बोल रही, कुछ समझ नहीं लिया जाता उनको घर में। और वो लड़कियां कहती है रेस्क्यू होने के बाद, क्योंकि मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ तो मुझे पता है ये बात क्या है। उन लड़कियों को 7 बजे सुबह फेंक के घर में जाते थे और ये बोला जाता था तुमने बीजेपी को वोट दिया है। बिल्कुल ठीक है, देखिए बिल्कुल प्राची जी, समय बहुत कम है। राम लखन जी संक्षिप्त सा जवाब, क्या जो हो रहा है वो सही है? क्या उसमें सुधार नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो बहस है ये बिल्कुल एक अलग दिशा में चले गई है। मुझे तो लगता नहीं है कि कोई राजनीतिक बहस है। ऐसा लग रहा है कि दोनों प्रवक्ता एक दूसरे को जो है आपसी पर्सनल दुश्मनी निकाल रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो एक दो चीजें एक प्रोफेसर होने के नाते आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, आप देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रसातल में है। देश बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका है, टूट चुका है। आप दूसरा देखिए, जो देश का जो विकास है वो बिल्कुल धरने से नीचे उतर चुका है। हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा देश के विकास से, देश के युवाओं को रोजगार देने से। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। देखिए, आप अगर पिछले 2-3 साल में देखें तो सरकारी संस्थानों को बेचने का जो एक होड़ मची हुई है सरकार के मंत्रियों में, और प्रधानमंत्री जी उसको एकदम से समर्थन दे करके उसको एकदम से मुंह बोए बैठे हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात एक देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए एक विमान खरीदा जिसमें उनको अपनी व्यक्तिगत यात्राएं करनी है, उसका कीमत है 8,000 करोड़। और टाटा को जो 200 से ऊपर के जो विमान बेचे वो कितने में बेचे? 18,000 करोड़। रेलवे बेच दिया, बैंक बेचने की तैयारी हो रही है, 164 के आसपास सरकारी कंपनियां बेच दी। ऐसा क्या है कि ये बेचा हुआ जो पैसा है ये जा कहाँ रहा है? और ये सारा का सारा जो है देश इसका हिसाब मांगेगा। समय आ रहा है, अभी यूपी में मांगेगा, उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा तो राष्ट्रीय स्तर पर मांगेगा। ये सारी बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है।
राम लखन जी, प्राची अधिकारी जी, कंचन कुमारी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डिबेट में जुड़ने के लिए हठधर्मिता छोड़नी होगी, तब कहीं जाकर एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का आगाज होगा, और तब तक ये इंतजार करने के लिए अगले साल का इंतजार करना होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।